हेलो दोस्तों। और यह है दूसरा क्लास और मैंने स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश का क्लास प्रारंभ किया है और यह है दूसरा क्लास। और आप देखते जाएंगे और आप सीखते जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, यह मैं फील करता हूँ। और आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, आप में सीखने की एक तमन्ना होगी और आप बहुत अच्छा करेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या लेने वाला हूँ। तो आज मैं सेंटेंस लेने वाला हूँ, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वे चार तरह के ही सेंटेंसेस में आते हैं। और पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। हम कुछ डिक्लेयर करते हैं, कुछ कहते हैं, किसी बात को फोर्स के साथ कहते हैं, तो यह हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि एक फुल स्टॉप होता है और हम जनरल बातें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की है वो हम करते हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर। अब आई एम अ टीचर ये असर्टिव सेंटेंस है और ये किसी भी टेंस के ग्रुप में हो सकता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यह भी असर्टिव सेंटेंस है। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, तो यह भी हमारा असर्टिव सेंटेंस है। और आई हैव बीन कमिंग हियर क्वाइट ऑफन, मैं कितनी बार अक्सर यहाँ आता रहा हूँ, तो ये है हमारा असर्टिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है कि दो तरह की बातें होती हैं, या तो आप पॉजिटिव में कह रहे हो या आप नेगेटिव में कह रहे हो। तो जैसे मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, अब इसको नेगेटिव जब करेंगे तो आप बखूबी जानते भी होंगे कि आई एम नॉट अ टीचर, केवल नॉट लगा देना है और यह नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो आई एम नॉट अ टीचर, शी इज माई फ्रेंड। अब शी इज माई फ्रेंड सीधा नॉट लगा देना है, तो शी इज नॉट माई फ्रेंड। ये जनरल सेंटेंसेस है, किसी बात के होने की हम चर्चा करते हैं। तो इसीलिए ही इज माई फादर, ही इज माई फादर, अब इसको हम कहते हैं ही इज नॉट माई फादर। आप अच्छी तरह उच्चारण करके बोलेंगे तो अच्छा भी लगेगा। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप बोलें तो आपकी बोली में एक एनर्जी होनी चाहिए, एक ताजगी होनी चाहिए। तब क्या होता है कि आपको खुद भी अच्छा लगेगा और आपके सामने जो है उसे भी सुनकर अच्छा लगेगा। तो इसीलिए एनर्जी चाहिए। और जब हम बोलते हैं तो अब ऑडिशन वगैरह जब होता है तो उसमें चेक करते हैं वॉइस को, तो उसमें क्या होता है कि उसका एक टिप है कि आप सीधा ऐसे खड़े होकर आप बात करें। तब क्या होगा कि पेट से जो आवाज़ आपके मुंह से जो आएगी वो पेट से निकल कर आएगी और आप ज़्यादा सहज होकर बोलेंगे। तो इसलिए इस तरह से जब आप बोलेंगे तो आपकी बोली अगर रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा। तो इसीलिए ये सब बोलने के टिप्स हैं। अब हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव में जब हम पॉजिटिव होकर कहते हैं तो हम कहते हैं शी इज माई फ्रेंड, लेकिन जब नेगेटिव होकर जब हम कहते हैं तो कहेंगे शी इज नॉट माई फ्रेंड। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो असर्टिव में अगर पॉजिटिव होकर हम बात कहते हैं तो इसको इंग्लिश ग्रामर में एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एफर्मेटिव, अच्छी तरह बोलेंगे आपको खुद भी मजा आएगा, तो इसीलिए इसको एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ही इज नॉट माई फ्रेंड, जब आप ऐसे कहते हैं तो ये असर्टिव सेंटेंस ही है लेकिन इसका नेगेटिव फॉर्म है, तो इसलिए इसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसलिए एफर्मेटिव और नेगेटिव ये असर्टिव सेंटेंसेस के ही पार्ट होते हैं। तो इसीलिए जब हम पॉजिटिव कहते हैं तो हम एफर्मेटिव सेंटेंस में बात कर रहे हैं, जब ना में बात करते हैं तो इसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरह की बात होती है। तो असर्टिव जितने भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं जो हम जनरल लाइफ में बोलते हैं, प्रायः सभी असर्टिव सेंटेंस ही होते हैं। लेकिन तब बात है कि जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो सवाल जब करेंगे तो आगे मैं बताऊंगा, इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जब किसी को कहते हैं कुछ करने के लिए तो उसको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और भावना में आकर जब हम कुछ बोल जाते हैं तो यह होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंग्लिश सीखना दोस्तों बहुत आसान है, लेकिन है कि अगर आप रेगुलर होके एक सिस्टम
सिस्टमेटिक तौर पे जब आप सीखेंगे तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे, और जब आपकी हैबिट बन जाती है किसी काम में, तब तो फिर आपको एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत अच्छी तरह बोलेंगे। और कहते हैं ना कि फ्लुएंटली जो बात करने की होती है, कि कोई बहुत फ्लुएंटली बोलता है, तो फ्लुएंटली बोलने का मतलब है कि लैंग्वेज पे उस व्यक्ति का कमांड है। दूसरी बात, वह सोच रहा है तेजी से, क्योंकि जब तक आप तेजी से सोचेंगे नहीं तब तक फ्लुएंटली आप बोल ही नहीं सकते। इसीलिए हम सोचते हैं धीरे धीरे तो फ्लुएंटली हम नहीं बात कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारी सोच में भी एक गति होनी चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। तब क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तो हमारे में फ्लुएंसी आ जाती है। और इससे ये भी पता चलता है कि जो बोल रहा है या बोल रही है वो स्मार्ट है, अच्छा लगता है। तो यह हुआ असर्टिव सेंटेंस। वापस आते हैं, दूसरा होता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है यह हम नॉर्मली प्रेजेंट में ही बोलते हैं। जैसे किसी को हम कहते हैं कुछ करने के लिए, तो हम कहते हैं गो देयर, कम ऑन टाइम, मतलब वहां जाओ और समय पर आओ। टेक सम स्वीट्स, थोड़ी मिठाई खाओ। तो हम कहते हैं अटेंड द क्लास रेगुलरली, मतलब नियमित रूप से क्लास अटेंड करो। तो यह सब हम किसी को कहते हैं, तो यही हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो इसलिए अब हम उसको ऑर्डर दे के भी कह सकते हैं, और ऑर्डर जो होता है वो हमारे बोलने के टोन से पता चलता है कि हम ऑर्डर दे रहे हैं या नहीं। और जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वह भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अब उसमें क्या होता है कि हम प्लीज लगा देते हैं, शुरू में भी लगा सकते हैं, अंत में भी लगा सकते हैं। और जब आप लिखते हैं इंग्लिश, तो प्लीज अगर आप अंत में लगाते हैं तो उसके पहले जो वर्ड है उसके बाद कॉमा आप जरूर दे दें। जैसे एक्सक्यूज मी प्लीज। अब एक्सक्यूज मी प्लीज बोलने में तो कॉमा पता चलेगा नहीं, लेकिन जब लिखते हैं तो एक्सक्यूज मी के बाद कॉमा दे के प्लीज। अब इस तरह से हम कहते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज। तो यह हमारा हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस। तो हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं, और कोई कामना जब हम करते हैं तो जिसको विश कहते हैं, तो हम वहाँ भी इंपेरेटिव सेंटेंस का ही हम यूज करते हैं। जैसे एक बड़ा दिलचस्प सेंटेंस है, आप गौर करेंगे, आई विश यू केम टुमारो। अब कितने लड़के लड़कियां हैं उनको नहीं आइडिया है, या कितने थोड़ा पढ़ाते भी हैं तो वो चकरा जाते हैं, कहते हैं कि आई विश यू केम टुमारो। विश तो प्रेजेंट में है, टुमारो फ्यूचर में है, लेकिन मैं आपको उसकी हिंदी बताता हूं तो आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे काश आप कल आते, तो आई विश यू केम, आते, केम उसके लिए है, लेकिन कल की बात है तो ये टुमारो होगा। तो इसीलिए आई विश यू केम टुमारो। तो इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आप ध्यान में रखेंगे, तभी आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। और क्या होता है ना कि जब आप बोलते हैं तो जितना सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का आपको नॉलेज है तो आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज पर, कि कैसे आप कितना अच्छा कमांड कर सकते हैं। उसका मैं डिस्क्रिप्शन अगले वीडियो में दूंगा, मैं बनाऊंगा, और उस बुक के विषय में भी आपको बताऊंगा। और मेरी यह इच्छा जरूर रहती है कि मैं जो भी दूं क्वालिटी दूं, और उस पर मैं मेहनत करता हूं। इसीलिए, और मेहनत का फल आप तो जानते ही हैं, मीठा होता है ना। तो इस तरह की बात होती है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, विश, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो क्या होता है कि ये सब हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। अब तीसरा हमारा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब गौर करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो इंटरोगेटिव। बोलिए इंटरोगेटिव, थोड़ा समय मैंने दे दिया है, कम ऑन। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं इसको। और जितने भी हम सवाल करते हैं, जितने भी हम क्वेश्चंस करते हैं, तो हम करते क्या है, सेंटेंस के बाद हम एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं
जो क्वेश्चन वाले होते हैं इनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड से भी हो सकते हैं और किसी हेल्पिंग वर्ब को जब हम सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं तो वह इंटरोगेटिव सेंटेंस अपने आप बन जाता है। जैसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं हमारे who, what, which, where, when, how, why, whose, whom। who मतलब कौन, what मतलब क्या, which मतलब कौन सा, where मतलब कहाँ, when मतलब कब, फिर how कैसे। अब उसके साथ हम लगा सकते हैं हाउ मच मतलब कितना, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसके लिए हम हाउ मच लगाते हैं। और फिर होता है हाउ मैनी, तो हाउ मैनी मतलब होता है कितने, मतलब वह संख्या होती है जिसको आप गिन सकते हैं। जैसे हाउ मैनी बॉयज आप कहते हैं, लड़कों को आप गिन सकते हैं तो इसलिए हम कहते हैं हाउ मैनी बॉयज। लेकिन जब हम कहते हैं हाउ मच मिल्क, अब मिल्क को तो हम काउंट नहीं कर सकते, दूध को तो हम काउंट नहीं कर सकते, हाँ दूध की बॉटल को काउंट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली, ठीक है। लेकिन हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ मिल्क डू यू वांट टुडे, अब बॉटल जब हो गया तो दूध तो बॉटल में आ गया, तो फिर हम बॉटल काउंटेबल नाउन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ मिल्क डू यू वांट टुडे, मतलब आप कितनी बोतल दूध आज चाहते हैं। तो ये हमारा होगा हाउ मच, हाउ मैनी। और हाउ मैनी गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी क्लासेस, तो इस तरह से जिसको आप काउंट कर सकते हैं इसको हम कह सकते हैं हाउ मच या हाउ मैनी। जिसको नहीं काउंट कर सकते उसके लिए हाउ मच, और जिसको काउंट कर सकते हैं उसके लिए हाउ मैनी। तो इस तरह से हम कहते हैं। अब हाउ को आप दूसरे शब्द से भी आप जोड़कर लगा सकते हैं, जैसे हाउ फार मतलब कितनी दूर, यहाँ पे हाउ फार का मतलब कितनी दूर, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, और हम कहते हैं हाउ स्मॉल कितना छोटा, हाउ बिग कितना बड़ा। तो इस तरह से आप हाउ का यूज आप कर सकते हैं। हाउ मच, हाउ मैनी, और उसके बाद हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ टॉल। और टॉल जो होता है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, टॉल जो होता है ऐसे, ऊंचाई ऐसे जब होती है तब हम कहते हैं हाउ टॉल, लेकिन लंबाई जब ऐसे होती है तो उसको हम कहते हैं हाउ लॉन्ग। ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए, और हुज मतलब किसका, तो इसलिए हुज का मतलब किसका, जब क्वेश्चन करेंगे तो हुज का मतलब किसका हो जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन नहीं होता है तो उसमें भी हम हुज का यूज करते हैं। जैसे आई डोंट नो हुज बुक दिस इज, मतलब मुझे नहीं मालूम यह किसकी किताब है। तो यहाँ इसका मतलब हो गया किसकी, क्वेश्चन के रूप में नहीं बल्कि एक सेंटेंस का फॉर्म जो बनता है बस उसी में, असर्टिव सेंटेंस। आई डोंट नो हुज बुक दिस इज, मतलब मुझे नहीं मालूम यह किसकी किताब है। उसी तरह हाउ के साथ, आई डोंट नो हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम हियर, मुझे नहीं मालूम कि दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। उसके बाद होता है हुज, हाउ, व्हाट मतलब क्या, आई डोंट नो व्हाट टू डू। अब व्हाट यहाँ क्या है, लेकिन क्या है कि यह क्वेश्चन नहीं कर रहा है बल्कि एक असर्टिव सेंटेंस ही है और इसमें हम व्हाट का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के वर्ड्स हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। एक आता है whom मतलब किसको। अब ये डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस कौन सा बोलते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग बदलता भी है। तो इसलिए whom do you know here, तुम यहाँ किसे जानते हो, या तुम यहाँ किसको जानते हो। तो आई डोंट, सो whom do you know here, आई डोंट नो whom you met yesterday, मुझे नहीं मालूम तुम कल किससे मिले। तो आई डोंट नो whom you met yesterday, तो इस तरह से हम कहते हैं whom का यूज करते हैं। तो ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब्स भी अगर हम सेंटेंस में शुरू में लगा दें, जैसे हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो ऑक्सिलियरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स एक ही होते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जब हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट नहीं कहते, स्टूडेंट बोलिए, स्टूडेंट, आपको मैंने समय दिया ना, स्टूडेंट, हाँ मजा भी आना चाहिए। आप क्लास कर रहे हैं, मैं क्लास ले रहा हूं और आनंद आना चाहिए।
एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसीलिए जब हम कहते हैं आई एम अ स्टूडेंट, अब एम को हम पहले लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, एम आई अ स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट, शी इज माई गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, या ही इज माई बॉयफ्रेंड। ये यंग एज में सब कुछ होता है, मस्ती होनी चाहिए, बस सही रास्ते पे इंसान को चलने की जरूरत है, फिर कुछ भी नहीं होता है, जीवन को एंजॉय भी करना चाहिए, क्यों करना चाहिए ना। तो इसीलिए शी इज माई गर्लफ्रेंड, तो हम इसको कहेंगे इज शी माई गर्लफ्रेंड, ही इज माई बॉयफ्रेंड, कोई लड़की कहती है तो इज ही माई बॉयफ्रेंड। तो इस तरह से हम क्वेश्चन जब करते हैं तो एम, इज, आर, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सब जब हम शुरू में लगा देते हैं तो सेंटेंस हमारा क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए जब हम कहेंगे क्या तुम वहां जाना चाहते हो, तो हम कहेंगे डू यू वॉन्ट टू गो देयर। अब ये डू, डज, डिड, विल, ये सब का यूज होता है, मैं आगे के क्लासेस में फिर बताता चलूंगा। तो ये हमारा होता है क्वेश्चन जब हम करते हैं। तो मैं आज के क्लास में, अभी के सेशन में ये सेंटेंस बता रहा हूं, तो सेंटेंस पे मैं फोकस करूंगा और आप ध्यान देंगे और इत्मीनान से आप सीखें, कोई हड़बड़ी नहीं है। और एक कहावत भी है ना, हड़बड़ी का काम शैतान का, इसलिए हम शैतान ना बने, बस इंसान बने रहें और सीखते चलें। तो इस तरह से हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसा अभी मैंने कहा, तो क्वेश्चन वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। व्हाट द हेल डू यू मीन। अब ये सब जब तक आप फ्लुएंट नहीं होंगे, आपका कमांड अच्छा इंग्लिश पे नहीं होगा, तब तक ये सब सेंटेंस आपके मुंह से शायद नहीं निकलेगा। व्हाट द हेल डू यू मीन, मतलब झल्ला कर कोई कह रहा है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, व्हाट द हेल डू यू मीन। तो इस तरह से हम कहते हैं वेयर वर यू यस्टरडे, कल आप कहाँ थे, वेयर वर यू यस्टरडे। ये WERE जो होता है ना, ये वेयर नहीं होता है, ये वो होता है। बोलिए वो बोल लीजिए, कोई बात नहीं है, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। वो बोलिए वो, तो इसको हम WERE को वो कहते हैं। और आर का प्रोनाउंसिएशन भी इसमें साइलेंट हो जाता है, वो। आगे के क्लासेस में मैं बताऊंगा कि आर का प्रोनाउंसिएशन जो है, अमेरिकन्स जो इंग्लिश बोलते हैं, वो भी इंग्लिश बोलते हैं, तो वो आर को साइलेंट कभी नहीं करते हैं। वो आर अगर होगा तो आर को भी प्रोनाउंस करेंगे, जैसे वो कहेंगे वर वर वर। तो इसीलिए एक ब्रिटिश जो है वो कहेगा दे वर गोइंग, क्योंकि आर साइलेंट है। लेकिन अमेरिकन है, वो यदि बोलेगा तो कहेगा दे वर गोइंग, दे वर गोइंग। मजा आ रहा है ना। तो इसी तरह से हमारा क्लास होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बोरिंग होता है तो दोस्तों मज़ा नहीं आता, और मुझे भी मज़ा नहीं आता क्लास लेने में यदि मैं अच्छे मूड में ना रहूं। लेकिन जब मैं अच्छे मूड में नहीं रहता हूं तो मैं अपने आप को अच्छे मूड में लाने की कोशिश करता हूं और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि मुझे अच्छे मूड में ला दीजिए। तो इस तरह से फिर आशीर्वाद मिल जाता है और फिर मैं क्लास लेने लगता हूँ। तो हमारा ये हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद है हमारा चौथा सेंटेंस होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो अब क्या होता है कि इसमें हम भावना के साथ कुछ बात कहते हैं। यह दुख का भी हो सकता है, सुख का भी हो सकता है, परेशानी में भी आप बोल सकते हैं। मतलब एक फीलिंग्स होनी चाहिए, अचानक में जो आप फील करने लगते हैं, तो ये हमारे होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब कहते हैं एलास वी हैव लॉस्ट द मैच। अब ये एलास सब गया कैलाश, अब वो जमाना नहीं है। एलास बहुत पुरानी इंग्लिश है और वो शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ इस सब के जमाने में ज़्यादा चलती थी। शेक्सपियर को कहें तो उस समय वो सब चलती थी, लेकिन अब जो है वो सब नहीं चलता है। अब तो सिंपल इंग्लिश भी बहुत सिंपल होती जा रही है ये भाषा। तो हम कहते हैं ओह गॉड वी लॉस्ट द मैच, ओह गॉड। तो हमारा बॉडी लैंग्वेज भी चलना चाहिए, केवल ऐसे फ्लैट होके बोलने से काम नहीं चलेगा। ओह गॉड वी हैव लॉस्ट द मैच, अरे कम ऑन। तो उसमें ना लैंग्वेज होना चाहिए, एक्सप्रेशन जो होता है वो बॉडी लैंग्वेज के साथ चलना चाहिए। ओह गॉड वी हैव लॉस्ट द मैच, वाओ व्हाट अ लवली शॉट बाय जडेजा। अरे जडेजा का क्या प्यारा शॉट है। तो इसीलिए ओह व्हाट अ फाइन शॉट बाय जडेजा, माय गॉड व्हाट अ हेलीकॉप्टर शॉट बाय धोनी।
मतलब धोनी का कितना शानदार हेलीकॉप्टर शॉट है। तो मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं क्रिकेट के एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। तो इस तरह की बात होती है। तो भावना के साथ जब हम कहते हैं माई गॉड व्हाट टू डू नाउ, हे भगवान अब क्या करें, तो इसका यह अर्थ हुआ हे भगवान हम क्या करें। और मैं एक और बुक लिख रहा हूँ, वो स्पोकन इंग्लिश पे मैं लिख रहा हूँ। और आज की इंग्लिश जो होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को आज की इंग्लिश चाहिए, वो मोटी मोटी किताबों में जो 20 साल 25 साल 30 साल से चली आ रही है उसको ही लोग पढ़ाते हैं। थोड़ी इंग्लिश बोल गए तो सोचते हैं कि ओ अब हमारा इंग्लिश पे कमांड हो गया। लेकिन यदि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस दोस्तों आप नहीं बोलते हैं तो आप में वो नेचुरल जो फ्लो होता है ना इंग्लिश बोलने का, वो नहीं आएगा। और छोटे छोटे सेंटेंसेस से मतलब वो आपकी हैबिट बन चुकी है। जैसे मैं कहता हूँ हाय हाउ इज लाइफ, जवाब आया ओ फाइन। अब कितने कम शब्द यूज हो रहे हैं लेकिन सारी बातें समझ में आ रही हैं, कम्युनिकेशन चल रहा है। तो are you free today? No, I am not free today. What are you busy with? Well, I am busy with so many things. I have got a lot to do. अब आप समझ रहे होंगे कि मैं बहुत सारे काम में व्यस्त हूँ और मुझे बहुत कुछ करना है। तो इस तरह से हम बोलते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो एक फीलिंग, एक भावना के साथ है ना, बॉडी लैंग्वेज भी चलना चाहिए, तब इसका मजा आता है। तो मैंने पहले कहा एसर्टिव सेंटेंस, उसके बाद मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस को टेकअप किया, फिर मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस को टेकअप किया, और फाइनली मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कवर किया। तो आपको मैंने समय भी दिया, कितने वर्ड्स को मैंने कहा कि आप प्रोनाउंस करें, मजा आएगा। तो आपको भी हंसी आ रही होगी कि अरे ये क्या कहा जा रहा है, लेकिन यही तरीका है। मन जो है ना ये खुला होना चाहिए, तब क्या होता है ना कि हम काफ़ी कुछ सीखते हैं, वेलकम करते हैं आइडियाज़ को, और एक नए जज्बे से, एक नए जोश से, एक नए पैशन से हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जीने का यही सही तरीका होता है कि आप में एक मस्ती हो, एक बुलंदी हो, आगे बढ़ने का एक एम्बिशन हो कि आगे हमें कुछ करना है, तो अच्छा भी आपको लगेगा। तो आज के क्लास में यह हुआ, सेंटेंस की बात मैंने की। अब दूसरी बात होती है, एक और टॉपिक मैं टेकअप कर रहा हूं, और वह है आर्टिकल। अब आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल बेसिकली एडजेक्टिव ही होता है। और कितने लोगों को से जब आप पूछेंगे जो तथा कथित अच्छे जानकार इंग्लिश के, मैं थोड़ा कमेंट भी कर रहा हूं, तो वो क्या होता है ना कि वो कहेंगे आर्टिकल मतलब द ए एन। आप पूछे आर्टिकल क्या होता है, तो नहीं, आर्टिकल मतलब द ए एन। अरे भाई आर्टिकल क्या होता है, मुझसे कोई पूछा तो मैंने भी अध्ययन किया है, पढ़ाई की है, और तब कॉन्फिडेंस आया है। तो इसीलिए आर्टिकल जो होता है ये एडजेक्टिव ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एडजेक्टिव कैसे होता है, तो आर्टिकल बिना नाउन के आप यूज कर सकते हैं? आप नहीं यूज कर सकते हैं। अ बॉय इज कमिंग, बॉय नाउन हुआ, उसके साथ ए लग रहा है, तो इसलिए ए भी आप कह सकते हैं, अ भी कह सकते हैं। एकदम क्लियर रहिए, लैंग्वेज जब सीख रहे हैं तो एकदम क्लियर रहना चाहिए। ए भी कहते हैं, अ भी कहते हैं। कितनी बार है ना ये कंफ्यूजन होता है कि इसको हम ए कहें या अ कहें, दोनों सही है। तो अ बॉय इज कमिंग, द गर्ल इन द स्ट्रीट इज माई क्लासमेट। द गर्ल, अब गर्ल के साथ आपने द लगाया तो क्या हुआ, एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, नाउन के बारे में बताना। तो उसके पहले वो द आप लगा रहे हैं तो वो एडजेक्टिव ही है, एक तरह का ये एडजेक्टिव है। तो बेसिकली क्या होता है, आर्टिकल एडजेक्टिव ही होता है, क्योंकि बिना नाउन के यूज हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए और नाउन के बारे में कौन बताता है, तो आगे के क्लासेस में बताऊंगा जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच टेकअप करूंगा। और आप जानते भी होंगे कि एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। खैर ये तो हिंदी का माध्यम हो गया। तो इसीलिए जो आर्टिकल्स जो होते हैं ये एडजेक्टिव्स ही होते हैं, एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव हम कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये THE, अब THE को हम द भी कह सकते हैं, दी भी कह सकते हैं, दोनों आप कह सकते हैं। द हम कब कहेंगे, तो द के बाद कोई वर्ड जो हम यूज करते हैं उसका अगर पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब वाउ, अल्फाबेट माइनस वाउल, वाउल को हटा दीजिए तो सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए
द मैन इज कमिंग, अ मैन का पहला लेटर एम है, एम हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए हम द मैन कहेंगे, तो इसीलिए द मैन इज कमिंग। अब दूसरा वर्ड हम लेते हैं एलिफेंट। अब एलिफेंट का पहला लेटर ई है, ई वावल होता है, तो द एलिफेंट इज इन द फील्ड, मतलब मैदान में हाथी है, तो दी हम कहेंगे क्योंकि एलिफेंट का पहला लेटर ई है जो वावल है, तो इसीलिए हम द और दी का ऐसे हम यूज करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूं, तो इसीलिए द और दी का क्लियर आप प्रोनाउंसिएशन क्लियर मतलब यूज करेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन इसके बारे में चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि कितने लोग हैं ना, वो बोलने में कभी द हो जाता है कभी दी हो जाता है, इसलिए उसकी चिंता मत करें, बस आपको मालूम है आप यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो द और दी, अब ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि हम किसी निश्चित चीज के बारे में हम कहते हैं, तो इसलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और द का यूज बहुत तरीके से होता है, जैसे नदी के लिए हम द का यूज करते हैं, द गंगा, समंदर के लिए कहते हैं द अरेबियन सी कहते हैं। तो यहाँ पे हम द का समुंदर के लिए, पहाड़ों के लिए हम कहते हैं द का यूज करते हैं, द हिमालयस कहते हैं। बड़े बड़े होटल होते हैं वो भी अपने आगे द लिख लेते हैं, तो हम कहते हैं दी ओबेरॉय, ये 5 स्टार होटल है दी ओबेरॉय। तो द ताज, तो इस तरह से हम उसके लिए भी यूज करते हैं, किसी खास के लिए भी हम यूज करते हैं। द गर्ल देयर इज माई क्लासमेट, जो लड़की वहां है, किसी खास को हम कह रहे हैं ना, तो द गर्ल देयर इज माई क्लासमेट, यहाँ तो हमने द का यूज कर दिया एक डेफिनेट आर्टिकल के रूप में। लेकिन द का जो है ना, एक समंदर या ओशन, महासागर जो होता है, उसके लिए हम कहते हैं द इंडियन ओशन, तो यहाँ हम THE द या दी का हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ हम कहेंगे द इंडियन ओशन। तो आगे के क्लासेस में मैं और भी क्लियर करूँगा, और आप कितनी बातें जानते भी होंगे, बहुत अच्छी बात है। अब ए और एन, तो ए का जो यूज होता है एक चीज के लिए होता है, और एन भी एक ही चीज के लिए होता है। तो एन का यूज हम किसी वर्ड का जो पहला लेटर अगर वावल है, वावल AEIOU, तो वावल है तो हम एन कहते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ए कहते हैं। तो इसीलिए अ शर्ट, अब शर्ट मैंने पहना हुआ है शर्ट, अ शर्ट, आई विल बाई अ शर्ट टुडे, मैं आज एक शर्ट खरीदूंगा, आई विल बाई अ शर्ट टुडे। तो आई एम ईटिंग एन एप्पल नाउ, अब एप्पल का पहला लेटर ए है तो हम एन एप्पल कहेंगे, तो आई एम ईटिंग एन एप्पल नाउ। तो आप समझ रहे हैं, तो वावल के पहले हम एन का यूज करेंगे, और कॉन्सोनेंट के पहले हम एक चीज के लिए ए का यूज करेंगे। तो दोस्तों आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं, और अगले क्लास में मैं फिर अपलोड करूंगा, और फिर आप देखेंगे तो आप सीखते जाएंगे, तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश आप बोलने लगेंगे। और आगे मैं आपको ट्रिक्स कह ले या टिप्स बताऊंगा कि आप अकेले भी काफ़ी कुछ प्रैक्टिस करके इंग्लिश बोल सकते हैं, इसके लिए किसी के होने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, मिल जाए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है, जिसका मूड हो आपसे इंग्लिश में बात करने का, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और फिर दूसरे क्लास में हम फिर मिलेंगे, फिर एक नए टॉपिक के साथ। और वह टॉपिक जो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं क्लियर करता रहूँगा। वो थोड़ा लंबा होता है क्योंकि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसमें सबको बारी बारी से मैं आपको बताऊँगा। तो इसीलिए मैं आपको एक्स्ट्रा भी काफ़ी कुछ बताऊँगा जो कितने क्लासेस में लोग नहीं बताते हैं या नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं बता पाते हैं, या मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन तब अगले क्लास में मैं टेंस को टेकअप करूंगा, और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, और फिर आपसे मुलाकात होगी, थैंक यू।